लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि बिहार का अपवाह तंत्र कैसा है। उसी अपवाह तंत्र में हमने जो उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र थे, उसके उत्तरी बिहार और मैदानी क्षेत्र के हमने विभाजन देखा था। उसी विभाजन में जो उत्तरी बिहार का मैदानी क्षेत्र था, उसमें हमने सारी की सारी स्टडीज करी थी उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र की नदियां। और आज हम डिस्कस करेंगे दक्षिणी बिहार के मैदानी क्षेत्र की नदियां। तो नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। पहले बताइएगा सीरीज कैसी चल रही है। अगर सीरीज में आपका अभी भी कोई प्रश्न है तो उसको मुझे लिख कर भेजिए, मैं उसका प्रति उत्तर आपको सुगम रूप से उपलब्ध कराऊंगा। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि इसको से शेयर करना चाहिए गुरु दक्षिणा ग्रुप में, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि जो माइंड मैपिंग के थ्रू स्टडी मैं यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाता हूँ, संभवतः ऐसी स्टडी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर इस जैसे कई प्लेटफॉर्म पर कम देखने को मिलती हैं, कम सुनने को मिलती हैं, या संभवतः मिलती ही नहीं है। तो हम माइंड मैपिंग के थ्रू एक्चुअली स्टडी को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हमके पास लिखने की आवश्यकता कम पड़े, हम नोट्स कम बनाएं, थोड़ा रट्टाफिकेशन कम हो, रट्टा कम जाए, और माइंड मैपिंग के थ्रू चीज़ों को समझकर वहीं पर उनका आंसर दे दिया जाए। तो अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हम लगातार बिहार के जिस पॉलिटिकल मैप की स्टडी करते आ रहे हैं, उसी पॉलिटिकल मैप की स्टडी के साथ हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। और जब बिहार के पॉलिटिकल मैप की हम लोग स्टडी करते हैं तो हमको पता था कि हमारे वेस्ट के पर मिलता है वेस्ट चंपारण, ईस्ट में मिलता है हमको किशनगंज, और किशनगंज हमारे पास बिहार का वह डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन, यानी कि सबसे अधिक वर्षा कहीं होगी तो वो हमारे पास किशनगंज में होगी। और इसके साथ ही जो बिहार का प्रेसिपिटेशन का ग्राफ गिरता है वो उत्तर पूरब में साउथ की तरफ गिरता है। और हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट जोन निकल के आते हैं जहाँ पर हमारे पास सबसे कम वर्षा होती है, तो वो हमारे पास हो जाता है कैमूर डिस्ट्रिक्ट या रोहतास डिस्ट्रिक्ट। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर बिहार में सबसे कम वर्षा होती है और किशनगंज में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। तो अगर आप प्रेसिपिटेशन वर्षा के औसत का एक ग्राफ चार्ट बनाते हैं तो ये ग्राफ चार्ट पश्चिम में दक्षिण की तरफ गिरता चला जाता है। इस प्रकार से बिहार मध्य का क्षेत्र है, इसलिए बिहार में जो वर्षा होती है वो बिहार, इसलिए पटना में जो वर्षा होती है इसलिए पटना मध्य का क्षेत्र है, और जो पटना में जो वर्षा होती है बिहार की औसत वर्षा का क्षेत्रफल के अंतर्गत होती है। अब अगर इस पॉलिटिकल मैपिंग के साथ हम लोग क्लियर हैं कि जहां पे हमने इसके सारे का डिस्ट्रिक्ट को स्टडी कर रखा है, जैसे कि बांका हमारे पास ये है, जम्मू ये है, नवादा ये है, गया ये है, औरंगाबाद ये है। हमको पता था ये हमारे पास जो ये बेल्ट है पूरी की पूरी, ये दक्षिणी बिहार के प्लेटू रीजन के एक संकीर्ण क्षेत्र है। इसके बाद हमारे पास ये दक्षिण का मैदान मिलता है, ये उत्तर का मैदान मिलता है, और ये हमारे पास सोमेश्वर श्रेणी के साथ साथ बिहार का तराई का क्षेत्र हमको देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हमने बिहार का डिवीजन भी यहाँ पर कर रखा था। इस डिवीजन को हम आगे आने वाले स्लाइड में देखते हैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ कि बिहार जो अपना बॉर्डर शेयर करता है वो ईस्ट में वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, साउथ में या दक्षिण में झारखंड के साथ शेयर करता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है, और पूर्व में अपना बॉर्डर नेपाल के साथ शेयर करता है। इस प्रकार से ये अपने चारों स्तर पर, चारों कोनों पर अपनी सीमाओं को इस प्रकार से, जहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 3 अन्य राज्यों के साथ साझा करते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ आगे की ओर क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ये चलती हुई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है और बिहार में अपने आप में बहुत ऊर्जा है। इस ऊर्जा की उपयोग करने की आवश्यकता है। हमने अगर बिहार के लास्ट लेक्चर को देखा होगा तो जहां पे हम इसके नई तंत्र का अध्ययन कर रहे थे, तो हमने कहा था बिहार का वर्गीकरण नदी के आधार पर 2 विभाजन में होता है। एक होता है उत्तरी बिहार की नदियां और दूसरी होती है दक्षिणी बिहार की नदियां। उत्तरी बिहार की नदियां में हमको मिली थी सरयू, घाघरा, पूजनीय नदी है, अयोध्या से निकल के आती है, फिर आती है गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, अधवरा, कमला, बड़दा, कोसी और महानंदा। गंगा को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गंगा ही उत्तर और दक्षिण का विभाजन तैयार करती है, और ये रही हमारे पास गंगा नदी। इनके उत्तर का क्षेत्र उत्तरी बिहार का मैदान का क्षेत्र और दक्षिण का क्षेत्र दक्षिण बिहार मैदान का क्षेत्र। और गंगा यूपी के समान ही बिहार की भी मुख्य प्रमुख नदी है। और मेरा क्वेश्चन लगातार आपसे यही बना हुआ था कि किसी नदी क्षेत्र, नदी तंत्र का नाम एक व्यक्तिगत, एक विशेष नदी के नाम पर ही क्यों दिया जाता है, ऐसा क्या कारण है, किसी नदी तंत्र का नाम उस नदी के नाम पर ही दिया जाएगा। तो मैं आपसे पूछ चुका हूं, आपका उत्तर की अपेक्षा भी कर रहा हूं कि आप मुझे बताएंगे कि किसी नदी तंत्र का नाम उस नदी के नाम पर ही, विशेष नदी के नाम पर ही क्यों दिया जाता है। उस नदी तंत्र में इतनी सारी नदियां हैं तो किसी और नदी के नाम पर उस नदी तंत्र का नाम क्यों नहीं दिया जाता है, जैसे कि गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या गोदावरी नदी तंत्र, कावेरी नदी तंत्र। तो इन नदियों के नाम पर ही नदी तंत्र क्यों दिया गया, महानदी नदी तंत्र। इनमें और भी बहुत सी नदियां बह रही हैं प्रमुख प्रमुख। गंगा नदी तंत्र का नाम सोन के नाम पर क्यों नहीं दिया गया, जबकि सोन बिहार का सबसे बड़ा
अपवाह क्षेत्र बनाती है। गंगा से ही बड़ा जिस नदी का अपवाह क्षेत्र है वो हमारे पास सोन का है, जबकि सोन की जो लंबाई है वो बिहार में जस्ट आधी। ये सारे के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, जहां पे हमने उत्तरी बिहार की नदियों के अपवाह तंत्र का अध्ययन करा है। आज हम दक्षिणी बिहार की नदियां देखने वाले हैं। तो दक्षिणी बिहार की नदियां देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिल रही है सोन, पुनपुन, फल्गु, मोहना और किऊल। कौन कौन सी मिल रही है? सोन, पुनपुन, फल्गु, मोहना और क्यूल। इसके बाद एक नदी हमको और मिलेगी, अजय नदी, और ये हमको इसके ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट पर मिल जाती है। अब आइए इनको अगर हम ध्यान से देखें पॉलिटिकल मैपिंग के थ्रू, तो उस पॉलिटिकल मैपिंग में ये हमारा एक होलिस्टिक मैप था, जिसमें हमको ये मिल रही है क्यूल, मोहना, फल्गुन, पुनपुन, सोन, या सोन, पुनपुन, फल्गुन, मोहना और क्यूल। एक नदी हमको मिल जाती है फिर यहाँ पे कर्मनाशा, आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमको मिल जाती है कर्मनाशा नदी। लेकिन हम इस मैप के थ्रू इसकी स्टडी नहीं करेंगे, ये कलर्ड मैप आपको दिखाने के लिए दिखाया है मैंने। इसको हम उत्तरी बिहार में स्टडी कर चुके हैं। और आपको ध्यान हो लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी करा था, तो उस लास्ट लेक्चर में जब हम उत्तरी बिहार की नदियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो उत्तरी बिहार की नदियों का अध्ययन हमने इसी मैप के थ्रू करा था। जब हमने इस मैप के थ्रू उत्तरी बिहार की नदियों का अध्ययन करा था, तो हमको पता लगा कि हमको मिल रही है घाघरा, फिर हमको मिल रही है फिर हमको मिल रही है गंडक, फिर हमको मिल रही है बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, अधवरा, कमला, फिर हमारे पास एक महत्वपूर्ण नदी निकल के आती है जिससे बिहार को डर लगता है, बिहार का दुख, कोसी, और फिर हमारे पास निकल के आती है महानंदा। बूढ़ी गंगा के विषय में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि बूढ़ी गंगा को लेकर मैंने आपको बताया था, यह एकमात्र ऐसी नदी है गंगा नदी तंत्र की जो बिहार में ही उत्पन्न होती है, बिहार में ही समाप्त हो जाती है। अब आपको इसकी लंबाई बतानी है कि हमने इसकी लंबाई कितनी यहाँ पर स्टडी करी है। तो उत्तरी बिहार की नदियों में एक ऐसी नदी जो बिहार से ही उत्पन्न होती है, बिहार में समाप्त हो जाती है, उसका नाम है बूढ़ी गंडक। और गंडक नदी जो है मुख्य नदी, वो हमको पता है कि नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश कर रही है। अब आगे की ओर चलते हैं कि आगे की ओर इसमें क्या और क्या स्टडी कर सकते हैं। तो स्टडी जब हम करेंगे तो हम इस मैप के थ्रू इसकी स्टडी करेंगे। जब स्टडी करेंगे तो हमको ये नदियां प्रमुख रूप से यहाँ पर मिल जाएगी। कौन कौन सी नदी? जैसे कि तो ये हमको मिल गई कर्मनाशा, ये हमको कौन सी नदी मिल गई? कर्मनाशा। फिर हमको मिल गई सोन, फिर हमको मिल गई पुनपुन, फिर हमको मिल गई फल्गु, फिर हमको मिल गई निरंजना, लेकिन फिर हमको मिल गई मोहना, फिर हमको मिल गई सकरी, फिर हमको मिल गई क्यूल, और फिर हमको मिल गई बदुआ। अब जो बदुआ है ये सीधी गंगा की सहायक नदी है, क्यूल भी गंगा की सहायक नदी है। जो धारधर है ये क्यूल में मिलके जस्ट गंगा पे आकर मिल जाती है। फिर हमको मिली मोहना, ये किस में मिली? फल्गु में। और फल्गु किस में जाके मिल जाती है? गंगा में। फल्गु में एक नदी और मिल रही है जिसका नाम है पुनपुन, और ये पुनपुन भी फल्गु में आके गंगा के पास ही आके मिल जाती है। और फिर हमारे पास एक महत्वपूर्ण नदी मिलती है सोन, और सोन को हम बता चुके हैं कि बिहार में जिस नदी तंत्र का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है उसमें हमारे पास सोन नदी आती है। और सोन नदी के पश्चिम में हमारे पास एक रिवर मिलती है, नदी मिलती है कर्मनाशा। अब अगर इन नदियों की स्थिति के आधार पर हम कुछ स्पेसिफिक बिहार में स्टडी करते हैं, तो स्पेसिफिक बिहार की स्टडी ये है कि इन नदियों के आधार पर ही उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को मैदानी क्षेत्रों में विभाजित करा गया है। अगर बिहार की भौगोलिक संरचना का हम अध्ययन करते हैं, जो हम इसके लास्ट लेक्चर्स में, स्टार्टिंग लेक्चर्स में बिहार की भौगोलिक संरचना का अध्ययन कर चुके हैं, तो जब बिहार की भौगोलिक संरचना का अध्ययन हमने करा था तो हमने देखा कि हमको बिहार की भौगोलिक संरचना में 3 क्षेत्र मिले थे। एक मिला था शिवालिक का क्षेत्र, एक मिला था हमारे पास शिवालिक का क्षेत्र, ठीक है, एक मिले थे बिहार के मैदान, और एक हमको मिला था दक्षिणी पठार की संकीर्ण पट्टी क्षेत्र। अब आप देखिए, तो ये था हमारे पास शिवालिक श्रेणी का क्षेत्र। इसमें हमारे पास 3 डिवीजन थे। सोमेश्वर श्रेणी उत्तर की तरफ थी, रामनगर दून श्रेणी दक्षिण की तरफ थी, और बीच में हमारे पास हरहा नदी दून घाटी क्षेत्र बन रहा था। और इसी के साथ ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, ये हमारे पास बिहार में तराई का क्षेत्र था। ठीक है, ये देखिए तराई का क्षेत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके साथ अगर हम देखेंगे तो ये थी हमारे पास गंडक, कहां से निकल के आई? नेपाल से। गंडक के ही ईस्ट में हमको मिलेगी बूढ़ी गंगा, और ये बिहार में ही उत्पन्न होती है सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण से, और बिहार में आके गंगा जी में समाप्त हो जाती है। अब घाघरा, गंडक के पश्चिम में हमको मिलती है घाघरा, तो घाघरा और गंडक के बीच में हमको मिलता है घाघरा गंडक दोआब।
घाघरा और गंडक के बीच में हमको मिलता है घाघरा गंडक दोआब। अब गंडक के बाद जो अगली महत्वपूर्ण नदी हमको मिलती है वो मिलती है हमको हमारे पास कोसी, जिसको नेपाल में क्या बोला गया, सप्तकोसी। इसी के बीच में हमारे पास बूढ़ी गंडक पड़ जाएगी, बागमती पड़ जाएगी, और फिर हमारे पास कोसी नदी यहाँ पर आकर मिलती है कमला नदी के साथ। तो यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण रिवर हमारे पास बीच में पड़ जाएगी। इन पांचों नदियों के साथ गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती और कमला नदी के साथ फिर हमारे पास एक क्षेत्र बनता है, मैदानी क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं गंडक कोशी दोआब या मिथिला का क्षेत्र। तो ये है मिथिला नरेश, और मिथिला नरेश के नाम पे हमारे पास आता है मिथिला का क्षेत्र। इसके बाद हमारे पास कोसी से अगली महत्वपूर्ण नदी जो पड़ती है वो हमारे पास पड़ती है महानंदा, और कोसी और महानंदा के बीच का क्षेत्र हमारे पास कहलाता है कोसी महानंदा दोआब। तो ये जो दो तीन क्षेत्र थे, इन तीन क्षेत्र में से तीनों के तीनों क्षेत्र वैसे तो उन नदियों के दोआब क्षेत्र के नाम से भी जाने जाएंगे, लेकिन उसी के बीच में जो गंडक कोशी का जो दोआब का क्षेत्र है उसको मिथिला क्षेत्र के नाम से भी जान दिया जाता है। तो ये होगा हमारे पास उत्तरी बिहार का विभाजन नदियों के आधार पर। अब उत्तरी बिहार के साथ हम दक्षिणी बिहार का विभाजन देखेंगे नदियों के आधार पर, तो हमारे पास पड़ता है भोजपुर का मैदान। अब ये भोजपुर का मैदान अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक नदी चल रही थी कमनाशा, और यहीं पर हमारे पास चल रही थी गंगा। तो एक्चुअली हम इस नदी को आइडेंटिफाइड करेंगे तो ये है हमारे पास सोन, और कर्मनाशा या गंगा और सोन के बीच का जो क्षेत्र हमारे पास कहलाता है वो हमारे पास कहलाता है भोजपुर का मैदान। भोजपुर के मैदान को लेकर यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स में। उसी को स्टेट स्पेसिफिक पीसीएस में पूछा गया है, आपको बताना है कि उस भोजपुर से क्षेत्र को लेकर मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हमारे पास आता है मगध का मैदान। अब ये मगध का मैदान जो हमको मिलेगा तो वो हमको मिलेगा सोन और किउल नदी के बीच में, और फिर हमारे पास मिल जाता है खड़गपुर की पहाड़ियों का क्षेत्र, और यहीं पर हमको मिल जाते हैं अंग के मैदान। कौन से मैदान, अंग के मैदान। और हमने कहा था एक नदी हमको मिलेगी यहाँ पे अजय नाम की नदी, उस अजय नाम की नदी के साथ फिर हमारे पास ये अंग के मैदान मिल जाते हैं। तो दक्षिणी बिहार में भी हमारे पास तीन डिवीजन हो जाते हैं, तीन विभाजन होते हैं। भोजपुर का मैदान पश्चिम की ओर, मगध का मैदान मध्य की ओर, फिर अंग के मैदान हमारे पास पूर्व की ओर। अब अगर हम इसको इन क्षेत्रों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान और अंग का मैदान, घाघरा का मैदान, गंडक कोसी का दोआब, और महानदी और कोसी का महानंदा कोसी का दोआब। तो इसको अगर हम अब लास्ट वाली स्लाइड पर मैप्स के थ्रू देखते हैं तो हमको नदियों की स्थिति पता लग जाएगी। हमने कहा था घाघरा और गंडक का दोआब, तो ये रहा हमारे पास घाघरा और गंडक के दोआब का क्षेत्र। फिर हमने कहा मिथिला का क्षेत्र या कोसी और गंडक का क्षेत्र, तो ये रहा हमारे पास पूरा का पूरा मिथिला या कोसी गंडक का क्षेत्र, जिसमें बागमती है, करचा है और बूढ़ी गंडक हमारे पास नदी मिलके आती है। तो ये पांच नदियां हमारे पास कमला नदी के साथ पांच नदियां महत्वपूर्ण क्षेत्र अपने आप में बना लेती हैं। फिर हमारे पास आता है कोसी और महानंदा के बीच का क्षेत्र, जिसमें हमारे पास दो महत्वपूर्ण रिवर मेची और बालासोन मिल जाती है। तो मेची और बालासोन जो दो नदियां हैं वो हमारे पास मिलती है कोसी और महानंदा के बीच के क्षेत्र में। करचा, बागमती, बूढ़ी गंडक और कमला नदी इस पर दिखाई रखी है, वो हमको मिलती है मिथिला के क्षेत्र में या कोसी और गंडक के बीच के क्षेत्र में। फिर हमारे पास घाघरा गंडक का दोआब तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। फिर हमने देखा था दक्षिण की तरफ, तो ये हमने कहा था इस सोन रिवर को आइडेंटिफाइड करिए, इस सोन रिवर को आइडेंटिफाइड करेंगे, और ये रही हमारे पास गंगा। तो ये रहा गंगा और सोन के बीच का हमारे पास कौन सा क्षेत्र पड़ गया था, ये तो भोजपुर का मैदान या भोजपुर का क्षेत्र या दोआब का क्षेत्र पड़ गया था। फिर हमारे पास ये रही सोन और ये रही हमारे पास किउल, और इसके बीच में जो हमारे पास क्षेत्र पड़ा था वो हमारे पास क्षेत्र पड़ा था, उसका क्षेत्र का नाम दिमाग से निकल गया, हाँ मगध का मैदान। कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारा जो क्षेत्र पड़ा था वो हमारे पास पड़ा था मगध का मैदान। और किउल से जब हम आगे क्यों निकलेंगे तो ये हमारे पास एक नदी पड़ गई बदुआ, यहीं पर एक अजय नाम की नदी और चल रही है, और यहीं पर हमारे पास पड़ा था अंग के मैदान, सॉरी यहीं पर हमारे पास पड़ा था अंग के मैदान। इन अंग के मैदान के साथ हमारे पास दक्षिण बिहार में भी तीन डिवीजन हो जाते हैं, भोजपुर का मैदान का क्षेत्र, मगध का मैदान का क्षेत्र और अंग के मैदान के क्षेत्र। ऊपर महानंदा कोसी दोआब, जिसमें हमारे पास नदी पड़ी मेचू और बालासोन। फिर हमारे पास पड़ा मिथिला का क्षेत्र, गंडक और कोसी के मध्य का क्षेत्र, बागमती, कमला, यहाँ पे हमारे पास अब बूढ़ी गंगा, तीन महत्वपूर्ण नदियां हमको यहाँ पे मिल जाती है। और फिर घाघरा गंडक का दोआब जो कि हमारे पास घाघरा और गंडक नदी के बीच में मिलता है। तो इस प्रकार से अगर हम उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का नदियों की स्थिति के आधार पर विभाजन करते हैं तो हमारे पास 6
दोआब के क्षेत्र मिलते हैं, उसमें से 3 दोआब के क्षेत्र उत्तर की तरफ है और 3 दोआब के क्षेत्र दक्षिण की तरफ है। दक्षिण की तरफ के जो दोआब के क्षेत्र हैं वो स्पेसिफिकली दूसरे नामों से मिलते हैं। जैसे कि दक्षिण की तरफ के दोआब के क्षेत्र को अगर आप पश्चिम की तरफ से देखना स्टार्ट करेंगे तो पहले हमारे पास पड़ेगा भोजपुर का क्षेत्र जो गंगा और सोन के बीच में है, फिर हमारे पास पड़ेगा मगध का क्षेत्र जो गंगा और सोन और किऊल के बीच में है, और फिर हमारे पास पड़ेगा अंग के क्षेत्र जो किऊल नदी के पूर्व में और अजय नदी के मध्य के क्षेत्र में या राजमहल पहाड़ियों के उत्तर के क्षेत्र में हमको ये क्षेत्र यहाँ पर मिल जाते हैं। हमने भी कहा था कि जो गंगा के जो उत्तर के मैदान के क्षेत्र हैं ये ही बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र होते हैं, जो दक्षिण के गंगा के मैदान के क्षेत्र में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र नहीं होते, इनफैक्ट उनको तो सूखाग्रस्त क्षेत्र बोला जाता है। और जो बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आती है वो आती है मिथिला के क्षेत्र में। मिथिला का क्षेत्र हमको कहाँ मिलता है, तो मिथिला का क्षेत्र हमको मिलता है कहाँ पर, इसमें कोसी और महानंदा के बीच में। कोसी और महानंदा के जो दोआब का क्षेत्र है वही हमारे पास मिथिला का क्षेत्र पड़, सॉरी गंडक और कोसी के जो बीच का क्षेत्र है वही हमारे पास मिथिला का क्षेत्र पड़ जाता है, क्योंकि कोसी और महानंदा के बीच का क्षेत्र महानंदा का दोआब कहलाता है, जिसमें बागमती और करचा और हमारे पास कमला नदी, ये महत्वपूर्ण नदियां बूढ़ी गंडक के साथ मिलकर हमारे पास यहाँ पर आती हैं। तो जब हम बूढ़ी गंडक के फैक्ट को स्टडी कर रहे थे तो बूढ़ी गंडक हमारे पास चलती है मिथिला के क्षेत्र में, और हमने कहा बूढ़ी गंडक की हमारे पास इस पूरे नदी तंत्र में केवल एक ऐसी नदी है, बड़ी नदियों में इस पूरे नदी तंत्र में केवल एक ऐसी नदी है जो बिहार में ही उत्पन्न होकर बिहार में ही समाप्त हो जाती है। और बूढ़ी गंडक का जो पूरा क्षेत्र है वो गंडक और कोसी के दोआब का क्षेत्र अर्थात मिथिला के क्षेत्र का क्षेत्र होता है, और ये फिर गंगा जी में आकर मिल जाती है। कौन सी नदी कौन से क्षेत्र में किस गंगा जी में कहां पर आकर मिल रही है उसका पूरा डेटा हम लोग लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं, इसलिए हम उसको रिवाइज यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। तो अभी हमने नदियों के क्षेत्र में उत्तरी गंगा और दक्षिणी गंगा के बिहार के मैदानी क्षेत्रों का अध्ययन यहाँ पर करा था। अब हम इस अपनी स्टडी को थोड़ा आगे की ओर बढ़ा लेते हैं, और जब स्टडी को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो अब मैदानी क्षेत्र नदियों के क्षेत्र के आधार पर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे गंगा के मैदानी क्षेत्र का, या मैदानी क्षेत्रों के आधार पर हम स्टडी के अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी नदी किस किस क्षेत्र में होकर निकल रही है। तो हमने कहा कि हमारे पास है, ये रिवीजन के पर्पज से मैं बार बार लगा रहा हूं, तो घाघरा गंडक का दोआब। अगर घाघरा गंडक के दोआब को देखेंगे तो कोई महत्वपूर्ण नदी हमको यहाँ पर सहायक नदी के रूप में नहीं मिल रही है। फिर हमारे पास आता है गंडक कोसी का दोआब जो हमारे पास मिलता है मिथिला का क्षेत्र। अगर हम इसकी बाउंड्री देखेंगे तो लेफ्ट हैंड पर या उल्टे हाथ पर या पश्चिम की तरफ हमारे पास गंडक है और फिर पूर्व में हमारे पास कोसी है, और यहीं पर हमको मिलती है बूढ़ी गंगा, बागमती, करचा, और एक और नदी आती है हमारे पास यहाँ पर कमला। और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा इन नदियों का क्षेत्र हमारे पास ये है मिथिला का क्षेत्र बनकर यहाँ पे निकलता है। फिर कोसी महानदी दोआब, तो कोसी महानदियों में हमारे पास मेची और बालासोन ये दो सहायक नदियां हैं। पूर्व में हमारे पास महानदी हो गई, पश्चिम में हमारे पास कोसी नदी हो गई। दक्षिण की तरफ आ जाइए तो दक्षिण की तरफ हमारे पास ये है कर्मनाशा नदी। तो अर्थात कर्मनाशा नदी जो है हमारे पास भोजपुर के क्षेत्र में हमको मिलती है। पश्चिम में इसकी बाउंड्री गंगा के साथ है, पूर्व में इसकी बाउंड्री जो है सीमा रेखा जो है वो सोन के साथ है। फिर हमारे पास चलेगी किऊल। हमने सोन और किऊल के बीच के जो क्षेत्र था उसको बोला है मगध का क्षेत्र, और ये रहा हमारे पास मगध का क्षेत्र। और इस मगध के क्षेत्र में हमारे जो महत्वपूर्ण नदी होती है वो हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देखेंगे तो पुनपुन नदी हो जाएगी, फल्गुन नदी हो जाएगी और सकरी नदी हो जाएगी, वो सॉरी पुनपुन नदी हो जाएगी, फल्गु नदी हो जाएगी, धाधर नदी हो जाएगी और सकरी नदी हो जाएगी। फल्गु नदी में हमारे पास दो महत्वपूर्ण नदियां यह सहायक नदियां मिलकर सहायक नदियां आके मिलती है निरंजना और मोहना, और इन दोनों के साथ ये फल्गु नदी आगे की ओर बढ़ जाती है। इसके बाद हमारे पास किऊल के बाद बदुआ नदी एक सहायक नदी है, और अजय नदी हमको यहाँ मिल जाएगी, और ये हमारे पास पूरा का पूरा बन जाता है अंग का क्षेत्र। तो नदियों के आधार पर बिहार के मैदानी क्षेत्र का अध्ययन या मैदानी क्षेत्र के सीमाओं के आधार पर हम बिहार की नदियों का अध्ययन इस प्रकार से एक दूसरे को मिल जोड़कर साथ में कर सकते हैं। ये पूरी स्टडी मैंने आपको इसलिए दिखाई है स्लाइड्स के थ्रू, ताकि एक माइंड में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि अगर हम उसमें रिवीजन करेंगे तो बिहार के जो मैदान है उनको 6 क्षेत्रों में विभाजित करा गया। 3 क्षेत्र ऊपर हैं पश्चिम से पूर्व के क्रम में, उसके पास घाघरा गंडक का दोआब है, गंडक और कोसी का दोआब है जिसको मिथिला क्षेत्र बोला गया है, और कोसी और महानंदा का दोआब है। दक्षिण की तरफ चलेंगे तो पश्चिम के क्षेत्र में हमको मिलेगा भोजपुर, गंगा और सोन के बीच में, फिर मगध है सोन और किऊल के बीच में, और फिर हमारे पास अंग के मैदान है जो किऊल के पश्चिम में और अजय नदी के साथ या राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की तरफ हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब थोड़ी सी ब्रीफ स्टडी
हम दक्षिण की नदियों की तरफ कर लेंगे, तो जब हम दक्षिण की नदियों को देखेंगे तो हमको कौन कौन सी नदी मिलेगी, तो हमको जो दक्षिण की तरफ की नदी मिलेगी उसमें हमारे पास नदी अब महानंदा के साथ आ जाएंगी। महानंदा के बाद की सारी नदी हमारे पास दक्षिण की तरफ है, तो ये हमारे पास है सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, फल्गुन और अजय, बाटपुट, जमुई। पश्चिम बंगाल की तरफ मैं बाबा अजय नदी की चर्चा आपसे कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में जाकर ये अपने आप को वाटर डिस्चार्ज यहाँ पर करती है। अब देखिए, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी है। अभी अमरकंटक की पहाड़ी हमको कहाँ मिलेगी, तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी, और अमरकंटक की पहाड़ी हमको यहाँ मिलेगी। कहाँ पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर। और इस अमरकंटक की पहाड़ी से ही पूर्व में हमारे पास निकल जाती है महानंदा, उत्तर में हमारे पास निकल जाती है सोन, और पश्चिम में हमारे पास निकल जाती है नर्मदा। इस प्रकार से तीन नदियां इस क्षेत्र से होकर निकलती हैं। अमरकंटक की पहाड़ी मनेर के निकट गंगा जी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं। कुल लंबाई जो है वो 784 किलोमीटर है। बिहार में जो उसकी कुल लंबाई है वो 202 किलोमीटर है। अब देखिए इस क्षेत्रफल को ध्यान दीजिए, 15,820, और गंगा जी का है 15,865। तो सोन नदी जी का जो कुल क्षेत्रफल है वो 15,820 का है, और गंगा नदी जी का जो कुल क्षेत्रफल है वो 15,165 का है। अर्थात बिहार में सबसे लंबी बहने वाली नदी गंगा है, लेकिन सोन नदी उनकी आधी की भी छोटी है। लेकिन बिहार में जिस नदी का क्षेत्रफल, ये आपवाह तंत्र क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के आधार पर जिसका सबसे बड़ा है, वो अपने आप में सोन नदी यहाँ पर हो जाती है। बूढ़ी गंगा ऐसी नदी जो केवल बिहार से चलकर बिहार में समाप्त हो जाती है, सोमेश्वर पहाड़ी के निकट चौतरवा क्षेत्र में आती है, मुंगेर के पास गंगा जी में अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती है, गंगा जी में अपना मुहाना बना देती हैं। फिर हमारे पास आती है पुनपुन नशी। पहले देख लेते हैं कर्मनाशा नदी कहाँ मिलती है, विंध्या की पहाड़ी के क्षेत्र पर। हमने कहा था कर्मनाशा हमारे पास पश्चिम की तरफ मिल रही है, और ये भोजपुर के मैदानी क्षेत्र, भोजपुर का जो दोआब क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, उसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है कर्मनाशा नदी। और कर्मनाशा नदी विंध्या की पहाड़ी की तरफ से निकल रही है, चौसा के निकट गंगा जी में अपना मुहाना बनाती है। कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। इसके बाद हमके पास मिलती है फल्गुन नदी, और फल्गुन नदी ये रही, यानी कि जो मगध का क्षेत्र है उसमें एक सहायक नदी है। पुनपुन नदी इसके पूर्व में पड़ेगी, और धाधर नदी इसके पुनपुन नदी इसके पश्चिम में पड़ेगी, और धाधर नदी इसके पूर्व में पड़ेगी। और ये फल्गुन नदी है। छोटा नागपुर पठार यानी कि हजारीबाग पठार, और मैंने कहा था छोटा नागपुर पठार के दूसरे डिवीजन का नाम, एक तो हजारीबाग पठार हो जाता है, दूसरे डिवीजन का नाम आपको बताना है कि दूसरे डिवीजन का नाम इसका क्या होता है। मोकामा टाल क्षेत्र गंगा जी में आके ये डिस्चार्ज हो जाती है। कुल नदी लंबाई जो है 235 किलोमीटर की है। और फिर हमारे पास ये महत्वपूर्ण नदी मिल जाती है अजय नदी, बाटपाई, जमुई, और पश्चिम बंगाल की तरफ चलती है, और 288 किलोमीटर पर इसकी कुल लंबाई आकर समाप्त हो जाती है। और इस प्रकार से यह दक्षिण की महत्वपूर्ण नदियों का अध्ययन हम लगातार स्लाइड्स के माध्यम से यहाँ पे करे थे। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो जब रिवीजन करेंगे तो हमको पता लगेगा कि जो बिहार का क्षेत्र है स्ट्रक्चरली डिवीजन भौतिक आधार पर वह 3 क्षेत्रों में विभाजित है, जिसमें हमारे पास शिवालिक का क्षेत्र, मैदान का क्षेत्र और दक्षिणी पठार की एक संकीर्ण भूमि क्षेत्र पट्टी के रूप में मिलेगी। और यहीं पर जब हम दक्षिण की तरफ का अध्ययन कर रहे हैं तो भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान और अंग का मैदान मिलेगा। इसी के दक्षिण में जो हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, तो वो क्षेत्र हमको यहाँ इसके दक्षिण में मिल जाता है। और दक्षिणी क्षेत्र का विभाजन करेंगे तो ये चूंकि इस लेक्चर का पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन दे दे रहा हूँ। तो उसी दक्षिण के क्षेत्र का हमारे पास 3 विभाजन फिर से मिल जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास खड़गपुर की पहाड़ियां हैं, दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, और कैमूर का पठार है। और जब हम यूपी की सीरीज कर रहे थे तो वहाँ हमने अपने कैमूर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी एक स्थिति, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी हमने वहां पर एक सेंचुरी को देखा था, उसका नाम संभवतः यहीं से खींचा गया है। आगे की ओर बात करते हैं। जब आगे की ओर बात करेंगे दक्षिण के मैदानी क्षेत्र में बिहार के, तो फिर हमने यहाँ पे इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करा था। और दक्षिण के क्षेत्र में नदी के आधार पर सोन और गंगा के बीच में हमको मिला भोजपुर का मैदान, सोन और गंगा के बीच में हमको मिल गया कौन सा, भोजपुर का मैदान। ये रहा भोजपुर का मैदान, ये रही सोन और गंगा। अब सोन से किऊल नदी के बीच में हमको मिल गया मगध का मैदान, ये रहा मगध का मैदान। और किऊल से आगे अजय की ओर हमको मिल गया, और राजमहल की खड़गपुर की पहाड़ियों के ऊपर ये हमको मिल गया अंग का मैदान। और इस प्रकार से दक्षिणी बिहार में नदियों की स्थिति के आधार पर आप इसके मैदानी क्षेत्र का विभाजन या मैदानी क्षेत्रों की स्थिति के अध्ययन के आधार पर दक्षिण बिहार की नदियों का ज्ञात सोर्स लगा सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण नदी हमको 3 महत्वपूर्ण नदी हमको मिल जाती, महत्वपूर्ण नदी तो कई प्रकार से हैं, जो स्टेटिस के बेस पर हमको 3 महत्वपूर्ण नदी मिलती हैं कि सबसे लंबी बहने वाली नदी गंगा है, लेकिन सबसे बड़ा आपवाह क्षेत्र सोन नदी का बनता है। और सोन नदी हमारे पास अमरकंटक के पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। बूढ़ी गंगा एकमात्र ऐसी नदी जो बिहार से उत्पन्न होकर बिहार में समाप्त हो जाती है, मुंगेर के पास गंगा जी में अपना मुहाना बनाती है। बाकी सारी की सारी नदी, चाहे वो आपकी घाघरा हो, गंडक हो, बागमती हो, और आपकी कोसी हो या महानंदा, बिहार के क्षेत्र से बाहर से निकल कर आ रही है।
और मेजॉरिटी में जो है वो सारी की सारी नेपाल से निकल कर आती हैं। तो ये था बिहार की अभी तक का जो हमने इसके नदी क्षेत्र अपवाह तंत्र का अध्ययन करा था, उसका संपूर्ण अध्ययन इन स्लाइड्स के साथ। इसके बाद ही आपको लगता है कि किसी और फैक्ट्स की आपको आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए, मैं वह तथ्य फैक्ट्स आपको विधिवत रूप से यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, और अगर लगता है गुरु दक्षिणा देनी चाहिए तो फिर इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलता हूँ बिहार के किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। बाय।